अवचेतन अवस्था क्या है? कृत्य निद्रा या सम्मोहन, जो मूल रूप से अवचेतन मस्तिष्क से संबंध रखता है, अधिकांश लोगों के लिए एक रहस्य है। लोगों के पास इस बारे में जितनी सूचना है या गलत सूचना है, उसी के आधार पर वे या तो इसे स्वीकार करते हैं या अस्वीकार करते हैं। परंतु अधिकतर लोग वास्तव में इसे समझते नहीं हैं। वस्तुतः हम अपने आप को पूरी जिंदगी एक ही हित से दूसरे हित के लिए सम्मोहित करते रहते हैं। यह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है कि अधिकतर लोग अपने आप को उन चीज़ों को पाने के लिए जिन्हें वे चाहते हैं सम्मोहित करने के बजाय उन चीज़ों को पाने के लिए सम्मोहित कर लेते हैं जिन्हें वे नहीं चाहते हैं। सम्मोहित कला का अभ्यास करने वाले व्यक्ति का उद्देश्य आपको तनाव मुक्त करने, ध्यान केंद्रित करने एवं आपके अवचेतन मस्तिष्क का उपयोग करने में मदद करना है। सम्मोहन कोई खेल नहीं है जिसे आप अपने किसी दोस्त अथवा उस व्यक्ति के साथ खेलें जिसने डाक से मंगाकर सम्मोहन कला का कोई कोर्स सीखा है। यह आवश्यक रूप से सच नहीं है कि आप सम्मोहन के अधीन कुछ गलत या अनैतिक नहीं करेंगे। यही कारण है कि आपको बहुत सावधान रहना चाहिए और केवल किसी कुशल व सुप्रशिक्षित व्यक्ति को ही अपने आप को सम्मोहित करने की अनुमति देनी चाहिए। किसी को सम्मोहित करना काफ़ी हद तक एक सरल प्रक्रिया है, परंतु उस व्यक्ति को सम्मोहन की मूर्छा से वापस बाहर लाना उतना सरल नहीं है। अगर कोई अप्रशिक्षित या शौकिया व्यवसायी सम्मोहन करता उस समय जबकि आप सम्मोहित अवस्था में हैं घबरा जाए तो परिणाम काफ़ी गंभीर हो सकते हैं। एक शौकिया सम्मोहन करता जो आपकी धूम्रपान, मद्यपान, यौन वजन आदि से संबंधित समस्या का निदान करने अथवा उन्हें सुलझाने का वायदा करता है, बिल्कुल वैसे ही कर सकता है, परंतु आपको कुछ अन्य समस्याओं के साथ छोड़ सकता है जो उनसे भी कहीं अधिक गंभीर हो सकती हैं। सीधी सी बात है, सम्मोहन जब किसी विशेषज्ञ द्वारा ठीक प्रकार से किया जाता है तो अच्छा है, नौसिखिया के हाथ में यह खतरनाक हो सकता है। उदाहरण के लिए कुछ दंत चिकित्सक सम्मोहन को बड़ी सफलता के साथ प्रयोग करते हैं। डॉक्टर इसे छोटी मोटी शल्य क्रियाओं के लिए भी प्रयोग करते हैं। सम्मोहन की अपनी जगह जरूरी है, परंतु खेल के कमरे में नहीं और ना ही नौसिखिए व्यक्ति द्वारा प्रयोग करने के लिए। मजबूती और विश्वास हेतु सम्मोहन। एक कॉलेज के विद्यार्थी को 3 पैराग्राफ पर गोला बनाकर एक समाचार पत्र दिया गया जिन्हें उसे याद करने को कहा गया। उसने इस कार्य पर तब तक ध्यान केंद्रित किया जब तक कि उसे ऐसा महसूस नहीं होने लगा कि वह इसे जान गया है। उसने तीनों पैराग्राफ लगभग अक्षरशः उद्धृत कर दिए, केवल 1 या 2 शब्द ही छूट पाए। मनोवैज्ञानिक ने फिर उससे पूछा कि बाकी समाचार पत्र में से उसे कितना याद है। विद्यार्थी मुस्कुराया और उसने कहा, मैंने इसके अलावा कुछ याद नहीं किया क्योंकि मैं उन 3 पैराग्राफ पर ही ध्यान केंद्रित कर रहा था। मनोवैज्ञानिक ने उस नौजवान को सम्मोहित किया और एक आश्चर्यजनक बात घटी। उसने सिर्फ उन 3 पैराग्राफ को ही उद्धृत नहीं किया बल्कि समाचार पत्र के बाकी पृष्ठ को भी काफ़ी हद तक दोहरा दिया। अखबार से उठाई गई सूचना सीधे उसके अचेतन मस्तिष्क में चली गई, जिसके पास एक दृश्य स्मृति है। इसमें कोई अधिक आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए कि यदि आपकी दृष्टि सामान्य है तो आप अपने दाएं बाएं और सामने की ओर चीज़ों को भी देख सकते हैं। अगर यह सच ना होता तो आप वाहन चलाते हुए, टहलते हुए या साइकिल की सवारी करते हुए समाज के लिए और खुद अपने लिए खतरा हो सकते थे। जैसे कि हमने पहले कहा है, अधिकतर लोग अपने आप को नकारात्मक छवियों के अंतर्गत एवं उन चीज़ों को पाने के लिए सम्मोहित करते हैं जिन्हें वे नहीं चाहते। सौभाग्य से आप अधिकतर लोग नहीं हैं तथा इस सूचना की सहायता से एवं आज बाजार में उपलब्ध पुस्तकों व कैसेट रिकॉर्डिंग की सहायता से आप अपने आप को उन चीज़ों के लिए जो अच्छी, स्वच्छ, सकारात्मक व शक्तिशाली है सम्मोहित करने के योग्य होंगे। संक्षेप में, आप स्वयं को उस ताकत, प्रतिभा और सूचना का प्रयोग करने के लिए सम्मोहित करेंगे जो आपके पास पहले से ही है। इससे आप जो चाहते हैं उसे पाने में समर्थ हो सकेंगे। दूसरी हर चीज़ की तरह इसके लिए भी आपको काफ़ी कोशिश करनी होगी, परंतु जो मैंने पहले कहा था उसे फिर दोहराता हूँ। कार्य संपन्न करने के इतना इतने महान हैं कि आप
अपनी धारणा को सच में स्वीकार करेंगे कि आप कीमत अदा नहीं करते, बल्कि कि आप कीमत का आनंद लेते हैं। साफ मैच। इन पृष्ठों को पढ़ने वाला संभवतः कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसने किसी व्यापारिक दफ्तर में जाकर काम के बोझ से दबी हुई कोई मेज ना देखी हो। इस पर हर चीज़ लदी होती है, कल के अखबार से लेकर आज तक के आपातकालीन कार्यों तक, और पिछले साल के टैक्स के विवरण से लेकर अगले माह के बजट अनुमानों तक। आप और उस डेस्क का मालिक एक ही बात कहते हैं। आप किसी व्यस्त आदमी को हमेशा आप उस डेस्क के पीछे के व्यक्ति की कमाई गई आमदनी के बारे में भी कुछ बता सकते हैं, लगभग बिना अपवाद के। अगर किसी डेस्क पर कागजों का ऊंचा ढेर लगा हुआ है तो उस व्यक्ति की कमाई गई आमदनी प्रतिवर्ष $20,000 से कम होगी। कुछ विशेष अपवाद हो सकते हैं, जैसे कि लेखक, सेल्समैन, सेल्स प्रबंधक या उद्यमी, जो अपने सोचने और योजना बनाने के काम को डेस्क से दूर रहकर करते हैं। अब एक साफ मेज का मतलब जरूरी तौर पर बड़ी आमदनी नहीं होती, परंतु उन लोगों का बहुत बड़ा बहुमत जो प्रतिवर्ष $50,000 से अधिक कमाते हैं साफ मेज रखता है। ऐसा इसलिए कि आप बहुत बार जब अपनी बहुत से कामों से लदी हुई मेज पर होते हैं तो आप एक कार्य में व्यस्त होते हैं और बिना किसी स्पष्ट कारण के दूसरा काम उठा लेते हैं और उस पर सोचना शुरू कर देते हैं। आपकी नज़र कोई अन्य कागज उठा लेती है और आप ना चाहते हुए भी उस पर पहुंच जाते हैं। हाथ में ली हुई समस्या पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय आप अपने देह को बहुत से क्षेत्र में बांट देते हैं। आप दर्जन भर भी भिन्न समस्याओं से निपट रहे हैं और वस्तुतः किसी पर भी ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे हैं। सम्मोहन वास्तव में किसी विशेष विषय पर एकाग्र होने की आपकी क्षमता है। इसलिए आप हर चीज़ को डेस्क से दूर और अपनी नज़र से अलग कर देंगे, क्योंकि एक समय में एक से अधिक काम करना असंभव है। इसलिए अपने कामों को एक वक्त में एक एक करके अपनी मेज पर रखें। 3 चीज़ें तुरंत होंगी। पहली, मेज एकदम साफ है तो आप मनोवैज्ञानिक रूप से बेहतर महसूस करते हैं। दूसरी, आप ना सिर्फ बेहतर कार्य कर पाएंगे बल्कि आप काफ़ी तेज़ी से काम कर पाएंगे। तीसरी, आपको जिस चीज़ की जब ज़रूरत होगी आप उसे ढूंढ पाएंगे, जिसका अर्थ है आपके लिए समय की बहुत बचत है। जब आप शाम को अपनी मेज को साफ छोड़ते हैं तो आप अपने दिन के काम को पूरा कर लेते हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने एक उपलब्धि हासिल की है। आपने कोई प्रोजेक्ट अधूरा छोड़ने के बजाय उसे पूरा कर लिया है और इससे बहुत फर्क पड़ता है। जब आप अगली सुबह काम शुरू करते हैं तो आप नई ऊर्जा के साथ दिन की शुरुआत करते हैं, क्योंकि आपको उसी पुराने काम में नहीं जुटना पड़ता। जब आप अपने काम को उठाकर पूरा कर डालते हैं और उसे फाइल कर देते हैं तो आपको बहुत संतोष होता है कि आपने ज़्यादा और बेहतर काम कर दिया है। यह उस स्थिति में संभव नहीं था यदि आपने उस काम को उठाता होता और फिर रखा होता और ऐसा बार बार किया होता। किसी भी चीज़ को लगातार करना एक सुखद अनुभव होता है। आप ज़्यादा काम कर रहे हैं और सफल हो रहे हैं, यह जानना भी सुखद होता है। इस काम का अपना अंदरूनी सकारात्मक पुरस्कार होता है। चेतावनी, क्योंकि अवचेतन मस्तिष्क बिना कोई सवाल किए जो कुछ भी हम इसमें डालते हैं स्वीकार कर लेता है और इसके पास एक संपूर्ण स्मृति है। अगर हम इसे हर चीज़ के लिए खुला छोड़ दें तो बहुत सी चीज़ें हमारे लिए हानिकारक हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, आज रेडियो स्टेशन पर बजाए जा रहे गीतों में से कुछ नशीली दवाई के प्रयोग, मुक्त प्रेम संबंध और दूसरों पर इसके प्रभाव से बेखबर अपना काम करते जाना आदि की वकालत करते हैं। जब इस प्रकार का कूड़ा करकट किसी लयबद्ध धुन के साथ एक खुले मस्तिष्क में डाल दिया जाता है तो परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। मैनसन का मामला इसकी दुखद मिसाल है। शेरन टाटे व दूसरे निर्दोष लोग की प्रेम हत्याओं की प्रेरणा चार्ल्स मैन्स के मस्तिष्क में एक ब्रिटन रिकॉर्डिंग द्वारा रोपी गई थी। यह एक प्रमुख कारण है कि किसी को भी रेडियो चलता हुआ छोड़कर सोने के लिए नहीं जाना चाहिए। इससे ना तो आप ठीक से सो पाते हैं और साथ ही साथ
आप अपने दिमाग को प्रसारित होने वाले किसी भी जंगली विचार को पकड़ने के लिए खुला छोड़ देते हैं। कुछ लोगों के अनुचित व्यवहार का यह भी एक कारण हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि कुछ खुले दिमागों को मरम्मत के लिए बंद कर देना चाहिए। मैं जो सम्मोहन वह चलता हुआ रेडियो छोड़कर सो जाने के बारे में कह रहा हूँ, उसमें अधिकतर सिर्फ सहज बुद्धि से कह रहा हूँ। सहज बुद्धि हमें बताती है कि मनोवैज्ञानिक परामर्श या व्यक्तिगत वृद्धि के लिए किसी प्रशिक्षित व भरोसेमंद व्यवसायिक के अलावा किसी और के पास जाने में बुद्धिमानी नहीं है। अवचेतन मस्तिष्क का प्रयोग करें, क्योंकि अवचेतन मस्तिष्क कभी सोता नहीं है। इसलिए हमारे पास जब हमारा चेतन मस्तिष्क सो रहा होता है तो सीखने और प्रेरणा लेने के लिए अंतरिक्ष समय है। मैं आपको एक सरल सा व्यक्तिगत अनुभव बताऊं जो अवचेतन मस्तिष्क के प्रयोग को दर्शाता है। हमारी बेटियों में से एक को बिस्तर गीला करने की समस्या थी, जिसके बारे में हम चिंतित थे। इसलिए हम नींद में पढ़ाने व अवचेतन मस्तिष्क के बारे में जान कर रोमांचित थे। हमने प्रयोग के तौर पर कोशिश करने की सोची। जब वह सो जाती तो या तो उसकी माँ अथवा मैं उसकी तरफ घुटनों के बल झुककर कहते, तुम एक प्यारी छोटी बच्ची हो और हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। हर कोई तुमसे प्यार करता है क्योंकि तुम इतनी खुश मिजाज, प्रसन्न व फुल्लित हो। हम तुम्हें प्यार करते हैं क्योंकि हम केवल गर्म वसु के बिस्तर में सोती हो। तुम हमेशा गर्म वसु के बिस्तर में सोती हो। अगर तुम्हें बाथरूम का प्रयोग करने की जरूरत होगी तो तुम उससे काफ़ी पहले ही जाग जाओगे। हम सावधानीपूर्वक यह कभी नहीं कहते थे, बिस्तर गीला मत करो। ऐसी स्थिति में आपको नकारात्मक आदेश नहीं देने चाहिए, हमेशा सकारात्मक पक्ष की बातें करें। हम इसे दिन में भी और प्रभावशाली बनाते थे। जब हमारी बेटी सुन रही होती थी तो हम यूं ही आकस्मिक रूप से कहते कि हम कितने खुश और प्रसन्न हैं कि वह एक बड़ी लड़की होती जा रही है, हमें उस पर कितना गर्व है आदि। यह उसके द्वारा चेतन मस्तिष्क को सकारात्मक रूप से और प्रभावी बनाना था। परिणाम आश्चर्यजनक हुए। सिर्फ 10 दिनों में उसने बिस्तर गीला करना बंद कर दिया और अपने शेष वाले बाल्यकाल में उसके साथ केवल 1 या 2 बार ही ऐसी दुर्घटना घटी। कदम आसान। अचेतन मस्तिष्क का जानबूझकर प्रयोग करना आपके लिए एक रोमांचकारी संभावना है और इसके लाभ लगभग असीमित है। रोजाना के तौर पर जानबूझकर अचेतन मस्तिष्क को प्रयोग करने के 6 कदम हैं। पहला, आपको पता होना चाहिए कि कोई भी चीज़ जो आपने कभी देखी है, सुनी है, सूंघी है, छुई है, चखी है या सोची है, आपको स्थायी हिस्सा बन चुकी है। यह कंप्यूटर में स्टोर्ड है और आपके द्वारा प्रयोग किए जाने की प्रतीक्षा में है। आपका यह कंप्यूटर बहुत से वर्षों से में इकट्ठे किए गए अलग अलग तथ्यों को ले सकता है और उन्हें एक साथ सुंदर ढंग से बांध सकता है। आप समस्याओं का समाधान और सवालों का जवाब पा सकते हैं जो आपको भौचक्का कर देंगे। विशेष रूप से शुरू में कुछ बार ऐसा होता है। दूसरा, आपको मालूम होना चाहिए कि अवचेतन मस्तिष्क दबाव की नहीं बल्कि स्फूर्तिदायी चीज अनुक्रिया करता है। आप किसी विशेष समय तक उससे जवाब नहीं मांग सकते, वह काम नहीं करेगा। आप अवचेतन मस्तिष्क को और आगे की गतिविधि में शैक्षणिक या प्रेरणादायी रिकॉर्डिंग सामग्री सुनकर स्फूर्ति दे सकते हैं। नई सामग्री जितनी ताकत के साथ और उत्साह के साथ मस्तिष्क में इंजेक्ट की जाती है उतनी ही अधिक यह प्रयोग योग्य होती है। सबसे अच्छी बात यह है कि आप जितनी अधिक नई सामग्री इसमें जोड़ेंगे उतनी ही अधिक आपके पास पहले से उपलब्ध सूचना प्रयोग के योग्य हो जाएगी। तीसरा, आपको याद रखना चाहिए कि आप अवचेतन मस्तिष्क को बेवकूफ़ बना सकते हैं या गुमराह कर सकते हैं। अगर आप गलत विचार या सूचना अंदर डालेंगे तो अवचेतन मस्तिष्क अपनी अनुक्रिया देगा। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि पुस्तकों को चुनने और पढ़ने, अपने संग साथ चुनने, यहाँ तक कि टीवी कार्यक्रम व फिल्मों की देखने के प्रति आपको बहुत सावधान रहना चाहिए। अगर आप नकारात्मक सामग्री अंदर डालेंगे तो आपको नकारात्मक सूचना प्राप्त होगी। कंप्यूटर के लोग इसे गी गो कहते हैं, कूड़ा करकट अंदर, कूड़ा करकट बाहर। यह भी उन कारणों में से एक है कि मैं टीवी कार्यक्रम में से अधिकतर को देखने का विरोध करता हूँ।
जब हम किसी नायक या नायिका को किसी परेशानी में देखते हैं तो हम उनके साथ खुद को जोड़ने लगते हैं। हम अक्सर वही परेशानी हासिल कर लेते हैं जैसे कि हम दूसरों को हर रोज करते हुए देखते हैं। उदाहरण के लिए, क्या आपको जानकारी थी कि चिकित्सा विज्ञान के लगभग 2/3 विद्यार्थी उस रोग के लक्षण हासिल कर लेते हैं जिसका वे अध्ययन कर रहे होते हैं। मनोविज्ञान में इसे आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। चौथा, अपनी समस्याओं को लेकर बिस्तर पर ना जाएं। यह एक त्रुटिपूर्ण सलाह है क्योंकि आपकी बहुत सी समस्या को सुलझाने के लिए वही जगह है। जब आप रात को लेटते हैं तो तनाव मुक्त और पूरी तरह मौन व स्थिर हो जाइए। फिर दिन के प्रसन्न अनुभवों को फिर से जिए तथा सभी असीमित योग्य अनुभवों को एक तरफ रख दें। जब आप लेटे हों तो शांत व स्थिर होकर जानिए कि यह शांति की शक्ति पैदा करती है। मैं से उन लोगों के लिए जिनके पास ईश्वर में विश्वास रखने का आंतरिक लाभ है, हम इस कदम को उसकी ओर निर्देशित करके सरलतापूर्वक कह सकते हैं, ईश्वर, मैं जानता हूँ आपके पास जवाब है, इसलिए मैं इस सवाल को आपकी ओर मोड़ता हूँ। अब क्योंकि यह आपके हाथों में है, मैं धैर्यपूर्वक आपके समाधान की प्रतीक्षा करूँगा। यही आस्था कहलाती है और ईश्वर की योग्यता के प्रति यह आपकी अनुक्रिया है। वेलिफोर्ड में ऐसे ही शांत क्षण में जॉर्ज वॉशिंगटन ने देश को स्वतंत्रता की ओर ले जाने की शक्ति पाई थी। ईसा मसीह ने अपनी भयानक कठिन परीक्षा के लिए ताकत पाई थी। जब आप लेटे हों तो सुनिए और जब उन सब आशावादी पर जो आपके चिंतन करिए। जैसे ही आप शब्दों को सुनेंगे और ताकत तलाशेंगे, आप में एक शांत विश्वास आ जाएगा जो आपको जीवन के खेल में संपन्न व प्रसन्न बनाएगा। इस पद्धति से आप अपनी नींद के गहनतम स्तर पर चले जाएंगे। आपकी कर्तव्यनिष्ठा लगभग पूर्ण है, नकारात्मक विद्वान नहीं है, इसलिए आपका रचनात्मक व चेतन मस्तिष्क अपनी चीज़ें करने के लिए स्वतंत्र है। और जैसा कि डॉक्टर सुलर कहते हैं, यह शांति सृजनात्मक उत्पन्न करती है। पाँचवा, आपके कोई भी सवाल हो, उनके सकारात्मक जवाबों की अपेक्षा रखिए। याद रखिए, अच्छी चीज़ें उन्हीं लोगों के साथ होती हैं जो अच्छी चीज़ों की आशा कर सकते हैं। अपने अवचेतन मस्तिष्क में अच्छे शक्तिशाली विचारों को इंजेक्ट करने के बाद उसे ये निर्देश दें, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास इस सवाल का जवाब है और मैं जानता हूँ कि तुम जब इसे मुझे देना चाहोगे दोगे, इसलिए मैं धैर्यपूर्वक पूरे विश्वास के साथ प्रतीक्षा करूँगा। छठा, आपको अपने बिस्तर के पास एक पेन और पैड रखना चाहिए। इससे भी बेहतर हो अगर एक कैसेट रिकॉर्ड रखें। कई बार आपका अवचेतन मन इतनी तीव्रता से और प्रभावपूर्ण तरीके से काम करेगा कि आप रात में ही किसी आकर्षक विचार अथवा समस्या के समाधान के साथ जाग उठेंगे। चाहे आपके मस्तिष्क में विचार या समाधान आने के समय आप कितने भी जागे हुए, परेशानी यह कि अगले दिन आपको यह याद नहीं रहेगा। विचार को रिकॉर्ड करके आप अपने आप को गहरी व आरामदायक नींद में वापस लौट जाने के लिए आश्वस्त करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जब आप जागेंगे वह विचार या समाधान आपको एकदम उपलब्ध होगा। इस कारण से यह महत्वपूर्ण है कि आप तुरंत प्रयोग के लिए अपने बिस्तर के पास एक पेन व पैड या कैसेट रिकॉर्डर रखें। आखिरकार, आप किसी कारण से जागे हैं, इस कारण को सोने के लिए 5 मिनट और लगाकर ना उड़ने दें। संयोगवश अगर आपको वापिस सोने में कोई परेशानी अनुभव हो तो आपको चुपचाप और विश्वास के साथ अपनी आंखें बंद कर लेनी चाहिए और कहना चाहिए, धन्यवाद, 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 स्वास्थ्य, धन, खुशी और शांति के लिए। फिर बार बार दोहराएं, स्वास्थ्य, धन, खुशी और शांति। जैसे ही आप इन कदमों का अनुसरण करेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि कितनी जल्दी आप अपने सवालों के जवाब पा लेते हैं। जैसे ही आप ये परिणाम पाएंगे, आपका विश्वास बढ़ेगा। इससे आपको और परिणाम मिलेंगे जो आपके विश्वास को और बढ़ाएंगे। अध्याय 1, काम करने वाले विजयी होते हैं। मुफ्त लंच। बहुत वर्षों पहले एक बुद्धिमान राजा ने अपने बुद्धिमान लोगों को एक साथ बुलाया और उनको एक आदेश दिया।
मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए युगों युगों का ज्ञान संकलित करें, इसे एक पुस्तक का रूप दें ताकि हम इसे अपनी भावी सनति के लिए छोड़ सकें। बुद्धिमान लोगों ने लंबे समय तक इस पर कार्य किया, अतः वे 12 खंडों के साथ लौटे और उन्होंने गर्व के साथ घोषणा की कि यह सच में युगों युगों का ज्ञान है। राजा ने उन 12 खंडों की ओर देखा और कहा, सज्जनों, मुझे विश्वास है कि यह युगों युगों का संचित ज्ञान है। इसमें वह ज्ञान निहित है जो हमें मानव जाति के लिए छोड़कर जाना चाहिए। तथापि यह बहुत लंबा है, मुझे डर है कि लोग इसे नहीं पढ़ेंगे। इसको संक्षिप्त करो। पुनः बुद्धिमान लोगों ने लंबे समय तक कठिन मेहनत की और वे केवल एक खंड लेकर लौटे। राजा तथापि जानता था कि यह अभी भी बहुत लंबा है, इसलिए उसने उन्हें अपने काम को और संक्षिप्त करने के लिए आदेश दिया। बुद्धिमान लोगों ने उस खंड को कम करके एक अध्याय, फिर एक पृष्ठ, फिर एक पैराग्राफ और अतः मैं एक वाक्य बना दिया। जब उस बुद्धिमान वृद्ध राजा ने वह वाक्य देखा तो वह पूरी तरह उल्लासित हो गया और उसने कहा, सज्जनों, यह सच में युगों युगों के ज्ञान का सार है और जितनी जल्दी हर जगह सब लोग इस सच को सीख जाएंगे उतनी ही जल्दी हमारी अधिकतर समस्याएं हल हो जाएंगी। वह वाक्य था, कोई सुविधा मुफ्त में नहीं मिलती और वाकई नहीं मिलती। यह विडंबना या यह पाखंड है कि जिम्मेदार लोग कोई मुफ्त लंच नहीं और आप बिना कुछ किए कुछ नहीं पा सकते के सिद्धांत से सहमत होते हैं, परंतु अक्सर कानूनी रूप से वह ठहराए गए जुए, घुड़दौड़, कुत्ता दौड़ और राजकीय लॉटरियों के पक्ष में वोट देते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि युवा लोग इस बात को लेकर भ्रम की स्थिति में हैं कि उनके माता पिता किस चीज में विश्वास रखते हैं। एक बुद्धिमान आदमी ने अवलोकन किया कि सफल परिवार में कार्य पिता के रूप में और सत्यनिष्ठ माता के रूप में देखे जाते हैं। अगर आप अपने इन माता पिता के साथ निभा सकते हैं तो आपको बाकी परिवार के साथ कोई अड़चन नहीं आएगी। कार्य सभी काम धंधों की बुनियाद है, सारी संपत्ति का स्रोत है और बुद्धिमत्ता का जनक है। कार्य किसी युवा की प्रगति में उसके माता पिता की अपेक्षा, चाहे वे कितने भी धनवान क्यों ना हो, कई अधिक सहायक हो सकता है। यह साधारण सी बचत के रूप में दिखता है और हर सौभाग्य की नींव रख देता है। यह वह लक्षण है जो जीवन को उसका स्वाद और गंध देता है, परंतु इससे पहले कि इसके महानतम आशीष व परिणाम प्राप्त हों, इसे प्यार किया जाना चाहिए। जब इसे प्यार किया गया हो तो कार्य जीवन को मधुर, उद्देश्यपूर्ण व सार्थक बना देता है। कंक्रीट मस्तिष्क, मेरा आपसे आग्रह है कि जब हम कार्य के महत्व की बात करें तो आप खुला दिमाग रखें। जैसा कि संभवतः आप जानते हैं कि कुछ लोगों के दिमाग में करकट की तरह होते हैं, सब कुछ मिला हुआ और स्थायी रूप से सुसज्जित। फिर भी हम जानते हैं कि हम दिमाग के एक पैराशूट की तरह होता है, तभी कार्य करता है जब यह खुला होता है। हम यह भी जानते हैं कि आप एक सेकंड से भी कम समय में किसी संदेश को दुनिया में कहीं भी 24,000 मील की दूरी तक भेज सकते हैं, परंतु दिमाग के चारों तरफ की उस 1/4 इंच की खोपड़ी में घुसने में अक्सर वर्षों लग जाते हैं। बहुत बार मैंने लोगों को किसी उस सिद्धांत के प्रति जो जीवन में उन्हें बहुत कुछ प्राप्त कराने का वादा करता है, पूरी तरह से प्रेरित व उत्साहित देखा है। वे सभी मानसिक दृष्टिकोण, अपनी स्वच्छ छवि, लक्ष्य निर्धारण और इस सिद्धांत के सभी सकारात्मक पहलुओं के द्वारा हासिल होने वाले शुद्धता, प्रसन्नता, खुशी और लाभों के बारे में ध्यान से सुनते हैं। दुर्भाग्य से कई बार सिद्धांत को व्यवहारिक रूप से लागू करने की बात एक कान में जाकर दूसरे से बाहर निकल जाती है। मैं इस बात पर जोर देना चाहूँगा कि दुनिया का सबसे अधिक व्यवहारिक, सुंदर व कारगर सिद्धांत भी काम नहीं करेगा अगर आप काम नहीं करेंगे। किसी बुद्धिमान आदमी ने इसे बहुत अच्छे ढंग से कहा है, शिक्षा बहुत सी जमीन घेर लेती है परंतु यह उनमें से किसी पर खेती बाड़ी नहीं करती। दुर्भाग्य से बहुत ज़्यादा लोग नौकरी मिलते ही काम तलाशना बंद कर देते हैं। वे अक्सर उस लड़के की तरह होते हैं जिससे पूछा गया था कि वह इस कंपनी के लिए कब से काम कर रहा है और उसका जवाब उठा था, जब से उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल देने की धमकी दी है। किसी ने एक नियोक्ता ने से पूछा कि उसके यहाँ कितने लोग
काम करते हैं। और उसने कहा, उनमें से लगभग आधे। क्या ऐसे लोगों की संख्या आश्चर्यजनक नहीं है, जो काम पर तो आते हैं परंतु काम से ऐसे बचते हैं जैसे वह प्लेग हो। कार्य लगभग सब चीजों का निदान है। उस बूढ़े बुद्धिमान राजा ने पते की बात कही थी। जब आदमी यह सीख जाएगा कि यदि उन्हें धूप में अपने लिए जगह बनानी है तो उन्हें कुछ फफोलों के लिए तैयार रहना होगा, तो काफी हद तक काम पूरा हो जाएगा। काम वह कीमत है जिसे सफलता के राजमार्ग पर यात्रा करने के लिए अदा करने में हमें आनंद आता है। काम करने के लिए अपनी कमीज को आस्तीन चढ़ा कर ही हम उसके गुम हो जाने के खिलाफ सबसे अच्छी हिफाजत कर सकते हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि सफलता ग्रंथियों पर निर्भर है, और वे ठीक कहते हैं अगर ग्रंथियों से उनका तात्पर्य पसीना लाने वाली ग्रंथियों से है। अमेरिका का निर्माण उन लोगों के द्वारा किया गया है जिन्होंने काम किया और कुशलता से पतवार चलाई, ना कि उनके द्वारा जो पतवारों पर आराम करते रहे और आगे कोशिश छोड़ दी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आगे बढ़ना कितना भी आसान और सुविधाजनक क्यों ना हो, कुछ लोग पिछड़ जाएंगे। इसी पैमाने के अनुसार आगे बढ़ना कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, कुछ ऐसे लोग होंगे जो आगे निकल जाएंगे। पुरानी कहावत है, जब आगे बढ़ना मुश्किल हो तो परिस्थितियों का डट कर मुकाबला करने से काम बनता है। अमेरिका की प्रमुख रबड़ कंपनियों में से एक ने कहा था कि काम में आनंद चाहिए। विल राजेश ने टिप्पणी की थी, सफल होने के लिए आप जो कर रहे हैं उसकी आपको जानकारी होनी चाहिए, वह करना आपको पसंद होना चाहिए, उसे करने में आपका विश्वास होना चाहिए। एच.एम. ग्रीनबर्ग के 1,80,000 लोगों पर किए गए मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन के अनुसार लगभग 80% लोग हर रोज अनिच्छापूर्वक काम पर जाते हैं। वे जो काम करते हैं वह उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। यह दुखद स्थिति है। यह थोड़े ताज्जुब की बात है कि हमारा कार्य निष्पादन दूसरे दर्जे का और व्यापार तीसरे दर्जे का है। मुझे अक्सर उन लोगों की संख्या पर आश्चर्य होता है जो अपने कार्यों के बारे में पूछे गए सवाल पर नकारात्मक लहजे में प्रतिक्रिया करते हैं। किसी से पूछिए कि कैसा चल रहा है तो वह संभवतः कहेगा, आज सोमवार को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि यह बहुत खराब था, अथवा बढ़िया क्योंकि आज शुक्रवार है। यह दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य है कि 80% घड़ियां लोगों को यह बताने के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं कि काम कब छोड़ने हैं। यह भी एक छोटा सा आश्चर्य है कि कर्मचारी में से ज्यादातर कठिन परिश्रम के इच्छुक होने की अपेक्षा काम छोड़कर चलने के इच्छुक होते हैं। अभी हाल ही में लॉस वेगास में बोलते हुए मुझे किसी अधिकारी ने बताया कि वहां पर एक जुआघर इतना बड़ा है कि उसमें 2 पूरे आकार के फुटबॉल के फील्ड समा जाएं। इस विशाल कमरे में इसके स्थायी ग्राहकों से उनके धन को अलग करने की सैकड़ों विधियां विद्यमान हैं। लॉस वेगास के अन्य जुआघरों की तरह आपको इस कैसीनो में भी एक भी दीवार गड़ी नहीं दिखेगी। कारण स्पष्ट है, लोग विभिन्न कारणों से जुआ खेलते हैं, परंतु यह कहना सुरक्षित है कि उन्हें जुआ खेलने में आनंद आता है। वे जुआ खेलने में इतने तल्लीन हो जाते हैं कि उन्हें समय का ध्यान ही नहीं रहता। जाहिर है, कैसीनो व मालिक दीवार पर घड़ी लगाकर जुआरियों को समय याद दिलाना नहीं चाहते। परिणाम स्वरूप बहुत से लोग घंटों जुआ खेलते रहते हैं। कुछ मामलों में वे तब तक जुआ खेलते रहते हैं जब तक कि वे अपने पास की सारी चीज़ों को हार ना जाएं, या जब तक कि वे एक तरह से मेज पर सो ना जाए। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि अगर जुआरी अपने कैरियर में इतने तल्लीन हो जाएं तो वे भौतिक वस्तुओं को भी हासिल करेंगे और अपनी मनोवैज्ञानिक जरूरतों को भी पूरा कर लेंगे जिन्हें वे जुए की मेज पर कभी पूरा नहीं कर सकते।